जब कमल को उसके भाई की शक्तियां महसूस नहीं होती है तो उसे लगता है कि दक्ष ने उसके भाई को जान से मार डाला है, जिस वजह से वह दक्ष को मारने की सोचता है और अपने योद्धाओं को आदेश देता है, जाओ और उस लड़के का सर काट कर लाओ। जो भी उस लड़के का सर मुझे लाकर देगा मैं उसे 10वें स्तर के जानवर का एनर्जी कोर दूंगा। यह सुनकर तो सभी योद्धाओं के चेहरे पर एक मुस्कुराहट जाती है और दक्ष को मारने के लिए अंदर जाने लगते हैं। यह सब कमल देखता रहता है, लेकिन जैसे ही उसके 10 के 10 योद्धा अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद उनकी शक्तियां भी गायब हो जाती है, जिसे महसूस करके कमल कहता है, क्या इनकी शक्तियां अचानक गायब कैसे हो गई? क्या उस लड़के ने उन्हें भी जान से मार डाला? लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह लड़का तो बस एक उच्च स्तर का योद्धा था, फिर उसने अपने जैसे 10 योद्धाओं को जान से कैसे मार डाला? यह तो हो ही नहीं सकता है। लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लगता है इसके साथ अंदर और भी लोग होंगे जो इसका साथ दे रहे होंगे, लेकिन मुझे उनकी शक्तियां महसूस क्यों नहीं हो रही है? कहीं वह मुझसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे सेनापति ममंत ने बता दिया होता। तभी उसकी नजरें उसके बेटों पर पड़ती है और उनसे कहता है, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ पर कहीं अंदर और भी योद्धा तो नहीं है जो उस लड़के का साथ दे रहे हैं? महंत नामे पना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं कमल जी, उसका साथ देने वाले अंदर कोई भी नहीं है, बस कुछ मुसाफिर इस मकान में ठहरे हुए हैं, लेकिन वह लोग उस लड़के का साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह लोग हमसे डरते हैं। लेकिन वह लड़का बहुत ताकतवर है, उसने 2 बहुत ही ताकतवर योद्धाओं को हराकर उनकी शक्तियां छीन ली है और वह लोग भी इस लड़के के दुश्मन है। हाँ, मैंने इस मकान में रहने वाले एक नौकर से जानकारी प्राप्त की थी तो मुझे पता चला है कि उस लड़के के सीने में एक दरार है और वह उन सभी की शक्तियों का इस्तेमाल उस दरार को ठीक करने में करता है और उसने अभी तक हमारे दोनों राजकुमार की शक्तियों का भी उसी दरार को ठीक करने में किया है, जिस वजह से अब वह दोनों शक्तिहीन हो चुके हैं और शायद उसने आपके बेटे को मारा ना हो बल्कि उसकी शक्तियां बस छीनी हो। महंत की बात सुनकर कमल को कुछ समझ आता है और महंत से दक्ष का नाम पूछता है और फिर मकान की तरफ देखते हुए कहता है, दक्ष, मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जैसे ही कमल की बात खत्म होती है वैसे ही मकान के दरवाजे से दक्ष चलते हुए बाहर आता है और अपने साथ 2 योद्धाओं को घसीटते हुए बाहर आता है जो बेहोश है और उन्हें कमल के आगे फेंक देता है और कहता है, मैं तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे योद्धाओं ने मेरे सारे जख्म भर दिए, अब तुम इन्हें लेकर जा सकते हो। इसके अंदर से और 8 नौकर बाहर आते हैं और वह सभी एक एक योद्धाओं को घसीटे हुए लाते हैं क्योंकि वह सभी योद्धा बहुत वजनदार है। इसलिए जब कमल देखता है कि उसके सभी योद्धा किसी काम के नहीं रहे तो कमल दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने इनकी सभी शक्तियां छीन ली, लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह सभी उच्च स्तर के पहले पड़ाव के योद्धा थे जो कुछ समय पहले ही बने थे। यह कुछ समय पहले ही उच्च स्तर के योद्धा बने थे, इसलिए तो यह लोग जल्दी हार गए। अगर कुछ समय और ट्रेनिंग पर ध्यान देते तो यह इतनी जल्दी नहीं हारते, दक्ष कहता है और फिर महंत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अभी भी यहीं पर हो? लगता है तुम्हारे पिता को तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें छोड़कर गलती दी, लगता है आज तुम दोनों भाइयों को एक साथ ही सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर दक्ष अपने पैरों के पास पड़े एक योद्धा के हाथ के उंगली को देखता है जिसमें एक स्पेस रिंग है और उस स्पेस रिंग को उसके उंगली समेत ही तोड़ देता है, जिसके बाद उस स्पेस रिंग से कुछ हथियार बाहर आ जाते हैं जिसमें से दक्ष 2 भाले निकालता है और उन दोनों के सीने को निशाना बनाकर फेंक देता है। वह दोनों भाले उनकी तरफ तेजी से जाते हैं, लेकिन महंत अपने सामने एक नीले रंग का एक कवच तैयार देता है जिससे वह दोनों भाले टकराकर टूट जाते हैं। लेकिन दक्ष इतने में ही नहीं रुकता है, दक्ष और भी हथियार उठाता है
और उनकी तरफ तेजी फेंकता है, लेकिन सभी हथियार उस कवच से टकराकर टूट जाया करते। यह देखकर दक्ष फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, क्या तुम मेरी टूटी तलवार को भी रोक सकते हो? इतना कहते ही दक्ष के हाथ में के टूटी तलवार नजर आने लगती है और वह आंख बंद करके ही उस तलवार को महीन के सीने को निशाना बनाकर फेंक देता है। महंत और कमल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं उस तलवार को देखकर, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही भयानक शक्ति निकल रही है और वह तलवार उनके देखते ही देखते वह तलवार सीधे जाकर महीन के शरीर में घुस जाती है और महीन नीचे जमीन में गिर जाता है और मर जाता है। और इतना ही नहीं, महीन के मरने के बाद भी वह तलवार महीन से शरीर के अंदर की शक्तियों को सोखने लगती है और कुछ ही देर में वह तलवार महीन के शरीर के सारी शक्तियों को सोख लेता है और वह तलवार एक साधारण सी तलवार बन जाती है। और फिर दक्ष अपनी आंखें खोलता है, लेकिन दक्ष देखता है कि वह तलवार इस बार उसकी आंखों के साथ गायब नहीं हुई है और उसने महीन के मरने के बाद उसके सारी शक्तियों को अपने अंदर सोख लिया है। कमल फिर दक्ष को देखता है और कहता है, तुम्हारी तलवार बहुत ही खतरनाक है, जो किसी भी कवच को तोड़ सकता है, लेकिन अब यह तलवार मेरी हुई है और इसी से मैं तुम्हें जान से मारूंगा। इतना कहने के बाद कमल उस तलवार के पास पहुंच जाता है और उस तलवार को महीन के सीने से निकालने लगता है, लेकिन वह उस तलवार महीन के सीने से ऊपर की तरफ खींचता वह तलवार बहुत ही भारी लगने लगती है और वह तलवार इतनी भारी हो जाती कि जैसे कोई पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा हो। जिसके बाद कमल उस तलवार को छोड़ देता है और कहता है, यह तलवार आखिर किस चीज से बनी है? मैं इसे उठा तक नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं तो इस लड़के से भी ज्यादा ताकतवर हूँ लगता है। इससे पहले मुझे इस लड़के को जान से मारना होगा। इसके बाद कमल दक्ष को देखते लगता है, लेकिन दक्ष उसे कहीं नजर नहीं आता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसके बाद वह तेजी से अपनी जगह से हट जाता है और पीछे देखता है, जहां पर वह कुछ देर पहले खड़ा हुआ था, जहां पर अब दक्ष है जो उसे ही देखे जा रहा है। दक्ष फिर कमल को देखते हुए कहता है, यह तलवार मेरी है और कोई भी इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उनमें से है जो मुझे मेरे घर जाने में मदद कर सकता है, मेरे परिवार से मिलने में मदद कर सकता है, और तुम इसे मुझसे दूर करने की सोच रहे हो। इतना कहने के बाद दक्ष की आंखें सतरंगी हो जाती हैं, जिसे देखकर कमल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? दक्ष सिर्फ धीरे से मुस्कुरा देता है और कहता है, यही सच तुम्हारे भाई ने जान लिया था और उसे उसकी सजा मिली और तुम भी वही जानकार मौत की आगोश में सोना चाहते हो। तभी कमल देखता है कि जिस तलवार को वह महीन के सीने से नहीं निकाल पा रहा था, वह तलवार अब अपने आप ही हिलने लगी है और महीन के सीने से निकलकर दक्ष और चारों ओर चक्कर लगा रही है। तभी दक्ष उस तलवार को पकड़ लेता है और कमल को देखने लगता है। कमल समझ जाता है कि दक्ष कभी भी उस पर हमला कर सकता है, जिस वजह से वह भी अपनी शक्तियों को बाहर निकाले लगता है और उसके पीछे 5 पारदर्शी घेरे दिखाई देने लगते हैं, जो लाल रंग के दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए दक्ष कहता है, एक 5वें पड़ाव वाला उच्च स्तर का योद्धा, तुम तो उस 16वें स्तर के जानवर के बराबर हो। चलो कोई तो आया जिससे एक अच्छा मुकाबला कर सकूं। इसके बाद फिर कमल दक्ष की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दक्ष अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं होता है और अपनी तरफ आ रहे कमल को ही देखते रहता है। तभी कमल उस पर हमले करने लगता है, लेकिन दक्ष उसके हर हमले को अपनी टूटी तलवार से रोकता रहता है और उस पर कोई भी हमला नहीं करता है। तभी कमल अपनी तेजी और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, तुझे तो आज मरना ही लोगा लड़के, फिर मैं तुम्हारी शक्तियों को छीन
लूंगा और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी लाश को अपने पालतू जानवरों को खिलाऊंगा और इसके बाद फिर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मारूंगा और तुम्हारे परिवार की सभी औरतों को अपने योद्धाओं के मनोरंजन का साधन बनाऊंगा। कमल ने इतना कहा ही था कि उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद अपने हाथ को देखता है। जिस आठ में वह तलवार पकड़े हुए है वह अब उसके शरीर से अलग हो चुका है और तभी उसे दक्ष की भारी आवाज सुनाई देता है, तुम्हें मेरे परिवार तक नहीं जाना था। इतना कहने के बाद दक्ष फिर धीरे धीरे कमल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो चुकी है और आंख की पुतलियां लाल, जिसे देखकर कमल भी एक पल के डर गया है। और मेहंत की तो बात ही अलग थी, वह मौका देखकर वहां से चुपचाप भाग गया था। और अब वहां पर उस लड़ाई को देखने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन कमल और दक्ष से सभी लोग दूरी बनाए हुए हैं और कुछ लोग आसमान में भी दिखाई देने लगे हैं, लेकिन उन सभी ने अपने आप को काले कपड़े से ढक रखा है, जिनकी शक्तियां किसी मायने से कमल से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। ऊपर कम से कम 10 से भी ज्यादा लोग खड़े हैं और नीचे जमीन में लोगों के साथ सबसे आगे एक आदमी और औरत खड़े हुए हैं, जिनकी उम्र लगभग 60-70 की ही होगी। वह औरत दक्ष को देखते हुए अपने पास खड़े आदमी से कहता है, सुनिए, कहीं यह वही तो नहीं है? वह आदमी कहता है, नहीं, यह वह नहीं, उसे तो लड़ना तक नहीं आता है, यहाँ तक कि उसे तो तलवार तक उठाना नहीं आता है, यह वह हो ही नहीं सकता है। इसका बस चेहरा उस लड़के से मिलता है और कुछ भी सामान नहीं है इनके बीच। इस लड़के के अंदर से तो मुझे वह एनर्जी महसूस नहीं हो रही है जो मुझे महसूस होनी चाहिए थी। तुम खामा-खा ही यह सोच रही हो, अगर यह वही होता तो अभी तक यह लड़का मर चुका होता इस कमल के हाथों। लेकिन वह औरत उसकी बात को नाकारते हुए कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उसी का बेटा दक्ष है। और आपने सुना नहीं, यहाँ खड़े लोग भी इसे दक्ष के नाम से जानते हैं। जी के जवाब में वह आदमी कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें उससे मिलना है ना, मिल लेना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी शांत रहो वरना सभी को हमारी असलियत के बारे पता चल जाएगा। जिसके बाद दोनों ही चुप हो जाते हैं और दोनों की लड़ाई को देखने लगते हैं। दक्ष धीरे धीरे कमल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कमल समझ जाता है कि वह उसे जान से मारने के लिए आ रहा है। इसलिए वह अपने बचे हुए हाथ को ऊपर कर देता है और उसके हाथ के ऊपर बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा होने लगती है और आसपास के वातावरण में भी बदलाव होने लगती है, जिसे देखकर आसमान में खड़े लोग नीचे जमीन में खड़े लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी लोग इस जगह से दूर चले जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर, वरना तुम सब मारे जाओगे। जिसके बाद सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वह आदमी और औरत वहां से नहीं भागते हैं। आसमान में खड़े लोग भी वहां से नहीं जाते हैं और फिर उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तभी वहां पर शौर्य नगर का सेनापति और किंग भी आ जाता है, जिसके आते ही वह सभी उसके सामने अपने सर झुका लेते हैं। तभी शौर्य नगर का किंग कहता है, यह क्या चल रहा है? तुमने लड़के को कैद करने में कमल की मदद की या नहीं? और यह यहाँ के वातावरण में इतना बदलाव क्यों हो रहा है? तभी एक आदमी किंग को जमीन की तरफ इशारा करते हुए सब कुछ जल्दी जल्दी बता देता है कि वहां पर क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जिसे सुनकर किंग और सेनापति हैरान हो जाते हैं। और सेनापति अपन छोटे बेटे की लाश को देखने लगता है और उसके आंखों में आंसू दिखाई देने लगते हैं और फिर वह दक्ष की तरफ देखने लगता है और दक्ष को देखते हुए कहता है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ बढ़ता है, लेकिन शौर्य नगर का किंग शमशेर उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, देख नहीं रहे हो, अभी कमल बहुत ही शक्तिशाली हमला करने जा रहा है, अगर तुम वह पर गए तो उसके साथ तुम भी मारे जाओगे, इसलिए होश से काम लो वरना तुम उसे मार नहीं पाओगे और बदले में तुम ही मारे जाओगे। शमशेर की बात
सुनकर ममंत रुक जाता है और अपनी जगह पर ही रुका रहता है और आगे क्या होता है उसको देखने लगता है। कमल फिर बहुत ही बड़ा शक्तियों से भरा एक हमला तैयार करता है, लेकिन दक्ष उस हमले को देखकर भी नहीं रुकता है और वह अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते ही रहता है। और अब उसके हाथ की तलवार भी काली रंग की शक्तियां निकलने लगी है, जिसे देखकर आसपास लोग भी हैरान हो जाते हैं। और तभी शमशेर की नजर भी उस काले की शक्तियों पर जाती है, जिसे देखकर वह चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से सभी लोग जितने चाहे उतनी दूर चले जाओ और हो सके तो 1 किलोमीटर के दायरे तक एक शक्ति कवच भी बना दो, क्योंकि इनकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर यह दोनों टकराए फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होगा, जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। शमशेर की बात खत्म होते ही सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जिस मकान में दक्ष रुका था वहां के नकार कहीं नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि दक्ष मकान के सामने ही खड़ा था और अंदर से निकल रही हत्या उन्हें वहां से गुजरने नहीं दे रही थी, जिस वजह से वह मकान के अंदर ही छुप जाते हैं। सब लोग भाग गए थे, लेकिन वह 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत कहीं भी नहीं जा रहे थे। वह आदमी बस दोनों के आसपास एक शक्तियों का घेरा बना लेता है और उनके हमलों को देखने लगता है। तभी कमल ने उनके सामने ही अपने हाथ में तैयार शक्तियों के गोले को दक्ष की तरफ फेंक देता है। कमल ने अपने हमले को दक्ष की तरफ फेंक दिया था, लेकिन दक्ष ने उस हमले को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और फिर शौर्यनगर के एक महल के बीचों बीच देखता है, जहां पर उसे एक बड़े से महल की तरफ देखता है, जिसके ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और उस पर एक कवच भी चढ़ा हुआ है, जिसे देखकर दक्ष एक खतरनाक स्माइल देता है और उस महल की तरफ उस शक्तिशाली गोले को फेंक देता है और वह सीधे जाकर उस महल पर चढ़े कवच से जाकर टकरा जाता है और एक बहुत सी बड़ा धमाका होता है, जिससे वह कवच टूट जाता है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग थोड़े से डगमगा से जाते हैं और जिस पर शमशेर बैठा हुआ था वह भी उस धमाके के कारण हिल जाता है और फिर शमशेर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर उसे एक बहुत ही खूंखार आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई खूंखार जानवर पागल हो गया हो। यह आवाज दक्ष की थी, जो गुस्से से कमल को देखते हुए चिल्लाया था। अब वह कमल को देखते हुए हंसता है, जिस हंसी को सुनकर कमल को अंदर तक डर महसूस होता है और तभी उसे याद आता है कि उसने ही दक्ष को उकसाया था उसके परिवार के बारे में बोलकर, और अब दक्ष ही उसकी गलती की सजा दे जा रहा है। तभी दक्ष उसके पास आता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुझे मेरे परिवार तक नहीं जाना था। इतना कहने के बाद दक्ष उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और कमल उसे रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर चुका था। और फिर दक्ष उसके गले को दबाने लगता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, जिसे देखकर दक्ष कहता है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तूने मेरे परिवार के औरतों के बारे क्या कहा था याद है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष उसके शरीर की सारी शक्ति सोखने लगता है, जिस वजह से कमल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूरे इलाके में उसके चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे डर के मारे सभी वहां से भाग गए थे। शमशेर की बात सुनने के बाद कुछ लोग बचे थे, वह सभी कमल की दर्दनाक आवाजें सुनकर अंदर तक हिल चुके हैं और यह आवाजें शौर्यनगर के माह तक सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर सेनापति ममंत कहता है, यह आवाज तो कमल की है। क्या उस लड़के दक्ष ने कमल को हरा दिया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमें जाकर वहां देखना चाहिए और मामला संभालना चाहिए, वरना अगर पूर्वोत्तर राज्य में यह खबर हली गई कि हमने उनके योद्धा को अपने आंखों के सामने मरने दिया और हमने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, यह जानकार कहीं हम पर हमला ना कर दे। शमशेर और बाकी सब भी सेनापति ममंत की बात से सहमत होते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, जो कमल की ही है, जिसे सुनकर
वह सभी जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं और 10 सेकंड में ही दक्ष के पास पहुंच जाते हैं और आसमान मंडराने लग जाते हैं और फिर उन सभी की नजरें दक्ष पर जाती है जो कमल को थप्पड़ मारे जा रहा है। और अब वह तो बेहोश भी हो चुका है, लेकिन दक्ष अब भी नहीं रुक रहा है और उसके अंदर से अभी भी वही काली शक्तियां निकल रही है, जिसे देखकर शमशेर कहता है, इसके अंदर से अभी भी काली शक्तियां निकल रही है, कहीं यह लड़का डीमन लैंड से तो नहीं है, इसकी आंखें भी किसी शैतान की तरह है, इसे जान से मार डालो, यह डीमन लैंड का ही है। लेकिन वह सभी दक्ष की तरफ बढ़ पाते तभी उन्हें एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, इतने लोग एक बच्चे पर हमला करने जा रहे हैं, क्या हो गया है? शौर्य नगर के योद्धाओं को एक बच्चे से लड़ने के लिए 10 उच्चतम स्तर के योद्धा और 2 सर्वोच्च स्तर के योद्धा आए हैं। जैसे उनके कानों में यह आवाज सुनाई देती है, सभी की नजरें उनकी तरफ हो जाती है और सभी हैरानी से उन्हें ही देखने लगते हैं। शमशेर उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों तो वही हो ना जो यहाँ पर पहले खड़े थे, लेकिन तुम दोनों को कुछ भी क्यों नहीं हुआ और तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? पता नहीं, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी सेनापति शमशेर के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर शमशेर उन दोनों से आगे कहता है, अच्छा तो तुम दोनों भी योद्धा हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमजोर योद्धाओं कोई भी जरूरत नहीं है और तुम दोनों यहाँ सिलोचन से मिलने आए हो, लेकिन वह यहाँ पर नहीं है और मैं जान चुका हूँ तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने सिलोचना की शादी किसी और से तय कर दी है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ, वरना मैं यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। लेकिन वह दोनों बस उसे मुस्कुराकर कर देखते हैं और फिर वह अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, हम तो बस यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी के सामने मेरी नहीं चलती है और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो पाता है, और मेरी पत्नी अब चाहती है कि वह इस बहादुर लड़के से मिलना चाहती है, तो हम उससे मिलकर चले जाएंगे, इसलिए तुम सब अपने काम से काम रखो। वह सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दक्ष कमल को थप्पड़ मारना बंद कर देता है और जोर से चिल्लाता है, आह ह। इसके बाद फिर वह मकान के एक खिड़की की तरफ देखता है और कहता है, अब तेरे भाई की बारी। इतना कहने के बाद दक्ष फिर मकान की तरफ एक कदम बढ़ाता है और गायब हो जाता है, जिसे देखकर वह अधेड़ उम्र का इंसान कहता है, क्या रफ्तार है इस लड़के की। तभी सभी को मकान के अंदर एक आवाज आती है और दक्ष मकान के एक खिड़की से मकल बाहर की तरफ फेंक देता है और वह सीधे जाकर कमल के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कमल की भी आंखें खुल जाती है और अपने सामने अपने भाई को देखकर कहता है, मक उठ मकल उठ, भाग यहाँ से, वरना यह तुझे मार डालेगा। लेकिन उसे महसूस होता है कि अब उसका भाई हिलडुल नहीं रहा है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही है, जिसके बाद वह कहता है, क्या यह क्या हो गया? नहीं, तुम मर नहीं सकते हो, उठो उठो। लेकिन तभी दक्ष उसके पास आता है और मकल की लाश को अपनी तरफ खींचता है और उसके सीने में अपना हाथ डाल देता है और उसके दिल निकाल लेता है। यह देखकर तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतना ही काफी नहीं था कि दक्ष ने उन सभी के सामने मकल के दिल को अपने दांतों से चबाने लग जाता है और यह देखकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं और कमल की तो आंखें बंद ही नहीं हो रही थी और अंदर तक सम चुका है, वह तो बस दक्ष को ही देखता रहता है। तभी वह खुद से कहता है, क्या है? यही है डर, खौफ और मरने से पहले का एहसास और बुरे कर्मों का अंजाम। कमल यह सब सोच ही रहा था कि दक्ष उसके सामने ही उसके पूरे दिल को खा जाता है और फिर वह कमल की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बात याद है ना? जैसे दक्ष की आवाज उसके कानों तक आती है, वह सहम जाता है, डर जाता है और पीछे की तरफ हटने लगता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह दक्ष से अपनी जान छुड़ा पाए, जिसके बाद वह पीछे हटना छोड़ देता है
और कहता है मुझे भी जान से मार डालो, मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ, मार दो मुझे लेकिन मुझे। कमल के बात सुनकर दक्ष कहता है क्या क्या कहा तुमने, तुम्हें मैं जान से मार दूं लेकिन यूं? तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला तो मैं क्यों अब जिंदा रहूं, मैं उसी के लिए ही तो जी रहा था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा, तुम्हें उसे छोड़कर मुझे मारना चाहिए था, उसे नहीं, कमल कहता है। लेकिन दक्ष उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब जिंदा रहोगे और अपने भाई के लाश को मरते देखो। इतना कहने के बाद दक्ष फिर अपनी तलवार को ऊपर उठाता और तेजी से मकल के शरीर से घुमाता है, जिसके बाद मकल के लाश के बहुत से टुकड़े हो जाते हैं और फिर दक्ष के शरीर से निकल रही काली शक्तियां निकालनी बंद हो जाती है और अब दक्ष पहले जैसा सिंपल लड़का बन जाता है और फिर आसपास देखने लग जाता है और फिर अपने हाथ में पकड़े तलवार को देखता है जो अभी गायब नहीं हुई है। फिर वह आसमान में देखते हुए अपनी टूटी तलवार को उनकी तरफ करते हुए कहता है तुम सबको भी मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन एक बार अच्छे से सोचना वरना जो हाल इसका और इसके भाई का हुआ है वही हाल तुम सबका भी होगा। सभी दक्ष को और उसके मुंह में लगे खून को देखने लगते हैं और साथ ही उसकी तलवार को जो टूटी हुई है, लेकिन वक्त आने पर वह भी दुश्मनों का खून बहाने के लिए तैयार रहती है। तभी शमशेर दक्ष को देखते ही कहता है तुम क्या सोचते हो कि हम तुमसे डरते हैं, नहीं, हम तुम्हें यही अभी इसी वक्त जान से मार सकते हैं और अब तो तुम पूर्वोत्तर राज्य को अपना दुश्मन बन चुके हो जो खुद ही तुम्हें खत्म कर देगी, तो हम क्यों अपने हाथ गंदे करे। शमशेर इतना कहता ही है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है क्या कहा तुमने, तुम इसमें अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते हो, चलो अच्छी ही बात है, वरना लोग कहते कि शौर्यनगर का किंग एक 25 साल के लड़के से हार गया और यह भी कहते कि शौर्यनगर का किंग इस बच्चे से लड़ने के लिए खुद आगे आगे आ गया था। यह सुनकर शमशेर उस आवाज की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद उसे वही आदमी वाभी भी वहीं पर खड़ा दिखाई देता है अपनी पत्नी के साथ, जिसे देखते हुए शमशेर कहता है तुम इस शौर्यनगर के नहीं हो इसलिए चुपचाप रहो। इसके बाद शमशेर दक्ष की तरफ देखते ही कहता है और तुम लड़के जो भी हो और जहां से भी आए हो अपनी असली पहचान बताओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से काली शक्तियां निकल रही थी और यह शक्तियां काली शक्तियां है जो सिर्फ बुरे लोगों और डीमन लैंड के लोगों के पास ही होती है, इसलिए सच सच बताना वरना हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। दक्ष फिर मुस्कुराते हुए कहता है अरे यार तुम लोग अच्छे से सोच कर बताओ ना कि मुझसे लड़ना चाहते हो या नहीं, कभी कहते हो मुझे मारना नहीं चाहते, नहीं कभी कहते हो मुझे जान से भी मार सकते हो, अच्छे से बताओ ना। और बात रही मेरी शक्तियों की तो मैं दोनों ही हूँ, जब मन शांत रहता हूँ तो शिव के जैसे हूँ, अगर किसी ने मुझे मेरी मन शांति भंग किया उसके साथ छेड़छाड़ की तो काल भैरव बन जाता हूँ। शमशेर को दक्ष की शव काल भैरव जैसे बातें समझ नहीं आती है, जिस वजह से वह दोबारा दक्ष से वही सवाल करता है, जिसके बाद दक्ष कहता है ठीक है, आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर मेरे सामने कोई अच्छा है तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई गलत काम कर रहा है या फिर गलत हो रहा है तब मैं बुरा इंसान बन जाता हूँ और उन सभी को सजा देता हूँ। समझ गए ना मैंने क्या कहा है, या फिर दोबारा समझाऊं? शमशेर हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है लेकिन तुमने कमल के भाई को जान से क्यों मारा, उसने क्या गलत काम किया था, और कमल तो उसे यहाँ बचाने आया था, उसे क्यों मारा, तुम्हें पता भी वह पूर्वोत्तर राज्य का एक जाना माना योद्धा है जिसकी गिनती अच्छे योद्धाओं में की जाती है, और तुमने उसकी सारी शक्ति छीन ली और तुमने उसे उसके राज्य में मारने की बात की है। शमशेर की बात सुनने के बाद दक्ष कहता है मकल ने एक मासूम लड़के को जान से मार डाला जो अपने माता पिता का एक लौटा सहारा था, जिसके मरने के गम में उसके माता पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इस हिसाब से मकल 3 लोगों को हत्यारा है और मैंने उसे उसकी सजा दी, और कमल ने अपने भाई को नहीं रोका और उसका साथ दिया और साथ मुझे मारने की कोशिश की और मेरे परिवार को जान से मारने और
मेरे परिवार की औरतों के बारे में गलत शब्द निकालने की गलती की, जिसके बदले मैंने उसकी शक्तियां छीन ली, लेकिन उसे जान से मारना भी बाकी है, जिसे मैं उसके राज्य में ले जाकर ही मरूंगा, ताकि मैं पूर्वोत्तर राज्य वालों को बता सकूं कि शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, वरना शक्ति का घमंड उनके पतन और विनाश का कारण भी बन सकता है। लेकिन शमशेर उसकी बात खत्म होने के बाद बोल पड़ता है, तो जाओ यहाँ से, कमल को लेकर मैं अपने शौर्य नगर को युद्ध का मैदान नहीं बनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में पूर्वोत्तर राज्य तक इस घटना का खबर पहुँच ही जाएगी और वह सीधे तुम्हारे मारने के लिए इस शौर्य नगर में पहुंच जाएगी, और यह नगर कुछ ही पलों में शमशान में बदल जाएगा, और मेरे पोते और पोती को भी मेरे हवाले करते जाना। शमशेर की बात सुनने के बाद दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन क्यों? दक्ष को जवाब देते हुए शमशेर कहता है, वह मेरे पोते पोती है और इस शौर्य नगर के राजकुमार और राजकुमारी है, और कोई उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नहीं सिर्फ आपके पोते मेरे कब्जे में है, और ना ही कोई पोती मेरे कब्जे में है, और ना ही कोई राजकुमारी मेरे कब्जे में है, और जो लड़की मेरे साथ है वह मेरी जिम्मेदारी है। किसी ने उसे मेरे पास बड़े विश्वास के साथ जोड़कर गया, और मैं किसी का विश्वास बिल्कुल भी नहीं तोड़ता, दक्ष कहता है। दक्ष शमशेर को देखते हुए कहता है। दक्ष की बात को सुनकर शमशेर कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? उसके बदले फिर दक्ष कहता है, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी बात अमान कर, इसलिए अब मेरी कोई और मांग है। मैं चाहता हूँ कि इस शौर्य नगर की औरतों महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार मिले, वरना मैं आपके पोतों को नहीं छोड़ूंगा। दक्ष की बात जैसे ही खत्म होती है वैसे ही ममंत बोल पड़ता है, औरतें कमजोर होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ घर बार ही संभालना चाहिए, वह हमारी बराबरी नहीं कर सकती है। तभी दक्ष कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें जिसने जन्म दिया है वह भी एक औरत ही है, और तुम उसके बारे यह सब कह रहे हो, लगता है तुम्हें औरत ने जन्म नहीं दिया है। दक्ष की बात से ममंत गुस्से में आ जाता है और उसकी एक भाला तेजी से फेंकता है, लेकिन वह भाला दक्ष तक पहुंच पाता उससे पहले दक्ष से कुछ दूरी पर खड़े अनजान आदमी और औरत में से वह आदमी दक्ष के सामने आ जाता है और फिर अपने सामने एक कवच बना देता है, जिससे टकराकर वह भाला टुकड़ों में बिखर जाता है। तब तक वह औरत भी दक्ष के पास आ जाती है और दक्ष के साइड में खड़ी हो जाती है और दक्ष से कहती है, बेटा तुम आराम करो, तुम थक गए होंगे, उन सभी को मेरे पति पर छोड़ दो, वह उन्हें संभाल लेंगे। वह दिखते बूढ़े हैं लेकिन बहुत ताकतवर है। उस औरत की बात सुनकर दक्ष उसकी तरफ देखता है और दक्ष उस औरत से कहता है, आपका शुक्रिया, लेकिन यह लड़ाई मेरी है और मैं ही लड़ूंगा, आप लोग बस पीछे हट जाइए। तभी ममंत उस आदमी को देखते हुए कहता है, तुमने मेरे हमले को आसानी से रोक लिया, आखिर तुम दोनों हो कौन और मेरे हमले को कैसे रोक लिया? तभी वाद आदमी ऊपर सभी को देखते हुए कहता है, तुमने शायद मेरा नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं वो हूँ जिसके नाम से 100 साल पहले दुश्मन नाम सुनकर ही भाग जाते थे। अगर तुम्हारा कोई पूर्वज जिंदा हो तो उससे पूछना कि भीमा कौन था। जैसे ही सभी के कानों में भीमा नाम सुनाई दिया, सभी के चेहरों के हाव भाव ही बदल गए। तभी आसमान एक आवाज सुनाई देती है, भीमा यकीन नहीं होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, हमें लगा कि तुम मर चुके हो। इतना कहते ही आसमान 4 लोग दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर शौर्य नगर के किंग से लेकर सभी योद्धाओं के हाव भाव और भी ज्यादा बदल जाते हैं और सभी उन 4 लोगों के सामने अपने अपने सर झुका लेते हैं। वह चारों ही बूढ़े हैं, लेकिन उनकी शक्ति भीमा के बराबर की है, जिस वजह से वहां पर खड़े योद्धाओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा दबाव पड़ने लगा, जिस वजह से सभी उनसे कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए। भीमा उन चारों को देखते हुए कहता है, कुंभ निशुंभ शुभम शुभांग, तुम भी तो अभी तक जिंदा हो, फिर मैं कैसे मर सकता हूँ? सालों पहले की लड़ाई के बाद मैं तो बस कुछ समय के लिए दुनिया से अलग क्या हुआ? तुम चारों को लगा कि मैं मर चुका हूँ?
अच्छा बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन यहाँ हमारे शौर्य नागे में क्यों आए हो? कुंभ कहता है, मैं यहाँ पर अपने परिवार के एक लड़के का रिश्ता लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ के हालात तो मेरे विचारों से उल्टा निकला। मैं अपने परिवार के लिए एक बेटी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो औरतों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है और न ही उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ पुरुषों का ही राज है। भीमा की बात सुनकर कुंभ, निशुंभ, शुभम और शुभांग की नजरें शौर्य नगर के किंग सेनापति और बाकी के योद्धाओं पर चली जाती है जो वहां पर मौजूद है, और निशुंभ उन सभी को देखते हुए कहता है, हमने शौर्य नगर को तुम सबके ऊपर छोड़कर सालों के लिए दुनिया से दूर क्या हुए? तुम लोगों ने इस शौर्य नगर को अपने मुताबिक ही ढाल लिया और खुद को यहाँ का भगवान मान लिया। शौर्य नगर का एक नियम है कि सभी के पास एक समान अधिकार मौजूद है, कोई उन्हें छीन नहीं सकता है। इसके बाद फिर शुभांक सेनापति ममंत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ के सेनापति हो, पिछला सेनापति कहाँ है और तुम कौन हो? मेरी बेटी जैसी बहू कहाँ है और मेरा बेटा कहाँ है? जैसे शुभांक के मुंह यह शब्द निकलते हैं, तब सेनापति ममंत को कुछ याद आता है कि जिसने उससे यह सवाल पूछा है वह कौन है, और वह अपना झुकाकर कहता है, मैं आपका पोता हूँ। दादाजी और माँ एक युद्ध के दौरान मारी गई और पिताजी भी उस युद्ध में मारे गए, जिसके बाद में इस नगर का सेनापति बन गया। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक सेनापति जो कि एक औरत थी, उसने युद्ध में अपनी जान दी, लेकिन तुम सब उसी की तरह बाकी औरतों को अपने से नीचा समझते हो। लानत है तुम पर, तुम्हारी माँ एक योद्धा की मौत मारी गई जिस पर सभी को गर्व है, और तुम्हें सभी औरतों को अपनी माँ की तरह एक काबिल योद्धा बनने की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत काम रहे हो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना वंशज कहें पर। शुभम जो कि शुभांग का बड़ा भाई है, वह सेनापति ममंत को गुस्से से देखते हुए कहता है। अपने पिता के बड़े भाई की बात सुनकर सेनापति मंत कुछ नहीं कहता है और अपना सर झुकाकर खड़ा रहता है। तभी निशुंभा जो चुपचाप खड़ा है, वह गुस्से भरी आंखों से सामने आता है और अपनी स्पेस रिंग से एक तलवार निकालकर शमशेर और ममंत की तरफ जाने लगता है और कहता है, ऐसे लोगों का मर जाना ही बेहतर होगा। मैं इन लोगों को अभी ही मार डालता हूं ताकि कोई भी यह गलती दोबारा ना दोहराए। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।